लॉटरी जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे। किसी के नाम आए रुपया रहेगा तो घर में ही, मगर विक्रम को सब्र ना हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे फिर उसे कौन पूछता है। बहुत होगा, 10-5 हज़ार उसे दे देंगे। इतने रुपयों में उसका क्या होगा। उसकी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पेरू और ब्राजील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में ना था। वह एक एक स्थान में कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक बृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थीं। पिता या चचा के नाम रुपए आए तो 5 हज़ार से ज़्यादा का डॉल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20 हज़ार मिल जाएंगे, लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उसके हाथ धेला भी ना लगेगा। वह आत्माभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उससे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान ना निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह बहुत बेकार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा, और वह मांगेगा भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। तजवीज़ मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपए मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपए का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीना दूध, घी, जल, पान और ऊपर के सारे खर्चे तोड़कर 5 रुपए की गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था, कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं। कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। अंगूठी 10 रुपए से कम की ना थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साधा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नगद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपए नगद लिए बगैर साझा ना करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डाली जाएं और उस रुपए से टिकट लिया जाए। किताबों से ज़्यादा बेजरूरत हमारे पास और कोई चीज़ ना थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि उन्होंने डिग्रियां ली, अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वह भी जूतियां चटका रहे थे। हमने वही हाल्ट कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की ना थी। हमसे जितना चाटते बना चाटा, उनका सत निकाल लिया। अब चूहे काटें या दीमक, हमें परवाह ना थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला और झाड़ पोंछ कर एक बड़ा सा गट्ठर बांधा। मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेंपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और
वह आध घंटे में 10 रुपए का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपए से कम की ना थीं, पर यह 10 रुपए उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी, 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी में मग्न थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम का इतना संतोषी नहीं था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई, मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो खर्च ना करोगे? जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है, 50,000 रुपये साल के ही तो हुए, 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो। जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे ना दोगे, पुस्तकालय ना बन सकेगा। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो, मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊंगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ ना मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिवा कोई बोझ नहीं है। मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह है, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उनके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ ना लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक के सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपए सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा पर ना जाएगा, दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रौब दाव भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत ना हो किसी को रुपया ना देना चाहिए, चाहे आसामी कितना ही मतवर क्यों ना हो। और जमानत पर रुपए दे ही क्यों, जायदाद रेहन लिखाकर रुपए देंगे, फिर तो कोई खटका ना रहेगा। यह मंजिल भी तय हुई। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहेगा। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम ना रहा तो वह टिकट ही ना लेगा। मैंने कोई उपाय ना देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।